बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने का जो सूदखोर था वो अक्लमंद था। वो दूसरों को सूद पे कर्ज़ देता था और उस कर्ज़ से वो कमाता था। अब क्या उसके नतीजे के अंदर गरीब का इस्तेसाल हो, उसकी ज़मीनें छीने उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। मौजूदा दौर का सूदखोर उससे ज़्यादा अक्लमंद है। वो हमारे ही पैसे से हमको सूद पे कर्ज़ देता है, उसी से वो कमाता है और सबसे बढ़कर उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि वो पैसे को छाप सकता है। वो इनफाइनाइटली पैसे को छाप सकता है। और मौजूदा दौर का जो सूदखोर है उसको हम बैंक्स कहते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास एक ऐसा सिस्टम आ गया, उन्होंने इस मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसा ग्लिच निकाल लिया है कि उनसे वो अनलिमिटेड मनी छाप सकते हैं बैंक्स। बैंक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसका एन मकसद सिर्फ आपका पैसे कमाना है। आपके अंदर जो बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड पे पॉइंट दे रहे हैं उनका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि वो आपकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। बैंक का एन मकसद ये है कि वो आपके पास वो आए, आपसे पैसे ले और वो आपसे प्रॉफिट कमाए। और जिस सिस्टम से बैंक प्रॉफिट कमाता है उस सिस्टम का नाम है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये क्या है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसको हर बैंक इस्तेमाल करता है। और जब ये सिस्टम आपका फेल करता है तो ऐसा फेल करता है कि पूरा बैंक आपका ट्रिपल डाउन कर जाता है। और वही होता है जो आपके साथ अभी अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ है कि पूरा बैंक आपका कोलैप्स कर गया। इस वीडियो के अंदर हम जरा इस पे बात करेंगे कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम होता क्या है। जैसे मैं कह चुका हूँ कि जो बैंक है उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। बैंक आपका पैसा कमाएगा, उस पैसा कमाने के लिए उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीबों का इस्तेसाल हो, अमीरों को ज़मीनें मिलें या अमीर अमीर से अमीरतर रहो, गरीब गरीब से गरीबतर रहो। बैंक को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए वो सिस्टम लगा रहा है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम को आप इस तरीके से समझें कि क्या कहते हैं, मैं एक बंदा हूँ, मैं बैंक में जाके 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाता हूँ। जिस वक्त मैंने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, उस वक्त बैंक को ये पता है कि मैं पूरे 1 लाख रुपए एक साथ नहीं यूज़ करूँगा, उसके अंदर से मैं कुछ हिस्सा उसका इस्तेमाल करूँगा। तो उसका बैंक ने एवरेज निकाल लिया 90% और 10% का, कि 90% वो अमाउंट है जिसको बैंक के अंदर जो कि रखा हुआ है और रिजर्व के तौर पे कि अभी इमरजेंसी हो गई मेरी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। बाकी का जो 10% है वो अमाउंट है जो मैं अपनी रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करूँगा। बैंक ने ये कहा कि हम लोगों से फ़ीस चार्ज करें अपने क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर आने के लिए, पैसे सेव करने के लिए। इससे अच्छा ये कि हम लोगों को पैसे कमा के देते हैं। जो 90% है बैंक ने उस पैसे को अपने पास लेके उसको आगे किसी को सूद पे कर्ज पे दे दिया। और जिस बंदे को उसने कर्ज पे दिया, वो बंदा जब कर्ज पे सूद के साथ पैसे अदा करेगा तो सूद का कुछ हिस्सा बैंक हमें दे देगा कि 5,000 10,000 कहेगा देखें बैठे बैठे आपने इतने पैसे कमा लिए, आप हमारे पास फिक्स डिपॉजिट करवा लें, आप सेविंग अकाउंट बना लें, जिससे आपको बैठे बैठे आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। यहाँ से आपकी सेविंग अकाउंट की बुनियाद रखी गई। तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम वो है जिसके ज़रिए आपका सेविंग अकाउंट्स की बुनियाद भी रखी गई। तो बेसिकली फ्रैक्शनल सिस्टम के अंदर हुआ ये कि बैंक ने कुछ अमाउंट को रिजर्व पे रख लिया और बाकी के कुछ अमाउंट को कर्ज पे दे दिया। और बैंक आपका इस जो कर्ज पे होगा उस पैसे को बैंक कर्ज पे देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, इस हद तक कि जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाए बनिस्बत जो आपकी एक्चुअल मनी है। जो एक्चुअल मनी है वो आपकी होगी नहीं, इसके मुकाबले के अंदर जो मनी सप्लाई होगी वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई होगी बैंक के ज़रिए। इसकी मिसाल आप ये लें कि मिसाल के तौर पे हुकूमत है, हुकूमत ने अपनी टोटल मनी सप्लाई दी है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का पेपर मनी हुकूमत ने बनाया है और कहा है कि ये 1 लाख रुपए हमारी तरफ से। मैं जाता हूँ 1 लाख रुपए जाके बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाता हूँ। 1 लाख रुपए जो मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए, बैंक को पता है मैं एक साथ तो यूज़ नहीं करूँगा। बैंक ने उस 10% को क्या कहते हैं रिजर्व पे रख लिया अपने पास, और बाकी का जो 90% है उसको आगे कर्ज पे दे दिया। अब बैंक ने कर्ज पे दिया किसी दूसरे बंदे को तो मनी सप्लाई हो गई आपकी 1,90,000। फिर वो उसको और सूद पे देगा तो बैंक उसको मजीद कर्ज पे देगा, वो हो गया 80,000। तो यूं करके 2.5 लाख 3 लाख इस तरह से आर्टिफिशियल आपकी मनी सप्लाई क्रिएट होगी। तो जो एक्चुअल आपकी मनी है, जो एक्चुअल वेल्थ है वो आपकी 10% हो गई। बाकी जो आपकी आर्टिफिशियल मनी है जो आपकी थिन एयर से बनाई गई है वो हो गई आपके 90%। यूं करके बैंक्स आपके पूरे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये बात आप जाके किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ ले, किसी भी बैंकर से पूछ ले, वो आपको यही बताएगा कि आर्टिफिशियल मनी बैंक क्रिएट कर रहा है अपना आके सूद पे कर्ज देकर, जिसके सूद पे आगे कर्ज दे रहा है। अच्छा, अब जो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है, अगर इसके अंदर क्या कहते हैं काफ़ी सारे लोग एक साथ आके अपने पैसे ले लें तो बैंक के पास पैसे होंगे नहीं। जो पैसा मैंने 1 लाख रुपए बैंक के पास डिपॉजिट करवाया वो 1 लाख रुपए बैंक के पास है ही नहीं। खाली स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे 1 लाख रुपए दिख रहे हैं, लेकिन वो 1 लाख रुपए बैंक के पास है ही नहीं। अब फ़र्ज़ करें कि सब लोग आ जाते हैं बैंक के पास पैसे लेने और बैंक पैसे देने के लायक नहीं होगा, तो उस वक्त हो जाता है आपका बैंक रन, जो अभी अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ है कि वो अपने जो उसके डिपॉजिटर्स हैं उसको पैसे नहीं दे पाया। अब बैंक इस हद तक पैसे क्रिएट करता है, इस हद तक पैसे छापता है कि आपकी इन्फ्लेशन हो जाती है। जो आपका इन्फ्लेशन है उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके बैंक के ज़रिए बैंक से और आपके इन्फ्लेशन रेट के साथ है। जिस वक्त बैंक अपना कर्ज पे सूद पे कर्ज देता है उस वक्त
आपकी क्या कहते हैं महंगाई होती है। जिस वक्त महंगाई होती है उसी वक्त आपकी क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट भी आती है। यानी कि जिस वक्त लोगों को रोजगार मिल रहा होगा उसी वक्त लोगों के साथ महंगाई हो रही होगी। लोगों को रोजगार मिल रहा है, महंगाई हो रही है। और इसका उलट ये होगा कि जिस वक्त लोगों से उनका रोजगार छिना जाएगा, लोग बैंक अपने पैसे वापस लेंगे, तो जो आपके सरमायादार होंगे जिन्होंने कर्ज पे लिया होगा वो पैसे बैंक को दे रहे होंगे। उस वक्त आपकी क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी बेरोजगारी ज़्यादा होगी। और जिस वक्त बेरोजगारी ज़्यादा हो रही होगी उसी वक्त आपकी क्या कहते हैं महंगाई कम हो रही होगी। ये ये बात मैं नहीं कर रहा, ये आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाके पूछ ले, वो यही बात करेंगे। इसको कहते हैं हम फ्लिप कर्व्स, कि क्या कहते हैं जिस वक्त महंगाई ज़्यादा हो रही है उसी वक्त क्या कहते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, और जिस वक्त महंगाई कम हो रही है उस वक्त आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। इसको हम फ्लिप कर्व कहते हैं। इसके साथ साथ क्या कहते हैं जो बैंक के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बैंक का मकसद खाली पैसे कमाना है। हुकूमत बैंक को रेगुलेट नहीं करती। हुकूमत से व्यवस्था तक कर लेती है कि वो अपने स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर ले या कोई रेगुलेशन बना दे। जो बैंक को रेगुलेट कर रहे हैं वो है बैंक के बोर्ड, जो बोर्ड मेंबर्स हैं। जो बोर्ड मेंबर्स हैं आखिर में उनके फैसला है कि वो अपना जो कर्ज है वो सरमायादारों को देंगे, स्कूल्स पे लगाएंगे, रेलवे पे लगाएंगे, पीआईए पे लगाएंगे। ये एंड फैसला आपका बोर्ड मेंबर्स करेंगे। और जिस तरफ बोर्ड मेंबर अपना कर्ज देंगे उसी तरफ आपका सरमाया ज़्यादा होगा। बोर्ड मेंबर्स अगर आपका रेलवे पे अपना इन्वेस्ट करते हैं तो उस जगह के ऊपर आपकी कहते तरक्की होगी, उस तरफ मुल्क की जो इकोनॉमी होगी उस डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू करेगी। अब ये फैसला आपके बैंक के पास है। अब बैंक अगर अच्छी जगह पे लगा दे तो आपके क्या कहते हैं अच्छी जगह पे आपका फ़ायदा होगा। बैंक आपको किसी सरमायादार को दे दे तो उस जगह के ऊपर तरक्की होगी। ये फैसला इन एंड बैंक के पास है। और बैंक ही कंट्रोल करते हैं कि क्या कहते हैं आपका मनी सप्लाई किस जगह के हो, किस जगह पे हो, आपकी मुल्क की माशी तरक्की किस तरफ हो। स्टेट बैंक सिर्फ ये करती है कि क्या कहते हैं अपने इंटरेस्ट रेट जो होती है उसको कम या ज़्यादा कर देती है। क्योंकि बैंक्स भी कई बार अपने स्टेट बैंक से कर्ज लेते हैं। जो बैंकों का बैंक है वो आपका स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक ने अपना क्या सूद के रेट को जिस वक्त ज़्यादा किया उस वक्त आप जितने बैंक्स होंगे वो अपने रेट को ज़्यादा करेंगे। जिस वक्त बैंक्स भी अपने रेट को ज़्यादा करेंगे तो उस वक्त कर्ज लेना मुश्किल होगा, महंगाई आपकी कम होगी लेकिन बेरोजगारी ज़्यादा होगी। जिस वक्त स्टेट बैंक अपने सूद के रेट को कम करेगा उस वक्त बैंक्स कम करेंगे, उस वक्त आपकी इन्फ्लेशन होगी और उस तरह रोजगार होगा। ये बड़े मजे का आपका क्या कहते हैं इसको हम फ्लिप कर्व का कहते हैं। ये और कमाल का रिलेशन है आपका इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, जिसके पीछे आपका पूरा इकोनॉमिक इस्तेसाली निज़ाम काम कर रहा है। कि जब आपको सरमाया आ रहा है, जिस वक्त आपकी महंगाई हो रही है उस वक्त लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिस वक्त आपकी महंगाई कम हो रही है उस वक्त लोगों से उनका सरमाया छीना जा रहा है। इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो महंगाई का ताल्लुक है, जो आपकी गुर्बत का ताल्लुक है, वो सारा ताल्लुक बैंक से, क्योंकि बैंक्स आर्टिफिशियली मनी को क्रिएट कर रहे हैं। जो पैसा है नहीं उस पैसे को बैंक क्रिएट कर रहा है। उस पैसे को रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक खाली अपने रेगुलेशन या अपने शरह सूद को ऊपर नीचे कर देती है। जो बैंक है उनके पास सिर्फ आपका पैसा है और आपके पैसे से ही आपको क्या कहते हैं आपका इस्तेसाल होता है। ये ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया है इसके अंदर अमीर को तो कर्ज मिल जाएगा लेकिन गरीब को कर्ज नहीं मिलेगा। गरीब को कर्ज मिलने के लिए आप अपनी ज़मीन हमें गिरवी रखें, हमें आप अपना क्या कहते हैं आपके पास सोना है, आप हमारे पास सोना गिरवी रखें, जबकि अमीर के लिए लेना आसान है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि आपका डायरेक्टली आपकी महंगाई को, आपकी बेरोजगारी को कंट्रोल कर रहा है। दुनिया की जो टोटल वेल्थ क्या $25 ट्रिलियन सिर्फ दुनिया के टॉप 10 बैंकों के पास है। अब जिधर ये बैंक्स आपका इन्वेस्ट करेंगे, इधर उनका जिस जगह पे ये फैसला करेंगे उसका पूरा इफेक्ट आपकी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा। तो जिस इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जिसने आपके पैसे को काबू कर लिया, जिसने बैंक्स को काबू कर लिया, उसने इन एंड आपके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, आपके पूरे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम को वो काबू कर लेगा जिसके पास आपका मनी सप्लाई है। महंगाई का जो बेसिक ताल्लुक है वो आपकी तब होता है कि जिस वक्त आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए लेकिन आपकी जो कमोडिटीज़ हैं वो कम हो। जिस वक्त आपकी मनी सप्लाई के अंदर $1 लाख आपके पास फर्ज करें $1 लाख आपकी मनी सप्लाई के अंदर है, उसके मुकाबले के अंदर आपके पास $50,000 का खाली गुड्स है, कमोडिटीज़ है, उस वक्त आपकी क्या कहते हैं महंगाई ज़्यादा होगी। और जो मनी सप्लाई है उसको आर्टिफिशियली आपके बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं। इसका जो हल है वो सिर्फ इतना सा हल है कि इसको अगर हुकूमत आपके तमाम बैंक्स को रेगुलेट कर ले तो हुकूमत सिर्फ उतना कर्ज दे, बैंक सिर्फ उतना कर्ज दे जिसके इक्विवेलेंट हमारे पास कमोडिटीज़ हों। जिस वक्त आपकी क्या कहते हैं मनी सप्लाई और कमोडिटीज इक्वल होंगी उस वक्त ना आपकी इन्फ्लेशन होगी, ना आपकी बेरोजगारी होगी, ना गुर्बत होगी। जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि बैंक्स आपके इतनी मनी सप्लाई क्रिएट ना कर दें कि उससे फिर आगे जाके आपकी इन्फ्लेशन हो, आपकी बेरोजगारी ज़्यादा हो, क्योंकि इन सब चीज़ों का आपस के अंदर डायरेक्ट ताल्लुक है।
आपका जिस अगर मनी सप्लाई और आपकी कमोडिटीज़ की कीमत आपस के अंदर एक जितनी होगी, तो उस वक़्त आपकी ना इन्फ्लेशन होगी, ना उस वक़्त आपकी महँगाई होगी। ये पूरा वो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि इंसान की इस्तेसाली के ऊपर बेस करता है, जिसका ऐन मकसद ये है कि अमीर से अमीर हो और गरीब से गरीब तर हो। और इस इकोनॉमिक सिस्टम वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके ऊपर जब हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, दाऊद जब रसूलुल्लाह ने आके कहा कि हमें इस इकोनॉमिक सिस्टम को बदलना है, तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि गरीब को उसका हक मिले, अमीर का जो सरमाया है उससे छिन के गरीब तक भी आए, जो क्रिपल डाउन इकोनॉमिक्स है कि अमीर का जो पैसा है वो अगर गरीब गरीब तक भी तो आए। यह इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम ने दिया, जो इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हम अपना इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम कह रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपकी वेल्थ इनइक्वालिटी ख़त्म हो, गरीब के पास भी वही हुकूक हो जो कि अमीर के पास है, बनिस्बत इसके कि गरीब आपकी दबता रहा हो और अमीर आपकी क्या कहते हैं टिम हॉर्टन्स के अंदर जाके कॉफ़ी पी रहा हो। मेरी बात है खुलासा निकलता है कि जो बैंक्स हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना, और वो पैसा हमारे ही पैसे से ले रहे हैं। और ये ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, जब ये चलता है तो चलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके नतीजे के अंदर गुर्बत भी ज़्यादा होती है, महंगाई भी ज़्यादा होती है, लोग बेरोज़गार भी होते हैं। और इसी इकोनॉमिक सिस्टम में वो इस्तिसाली निज़ाम आता है कि जिससे अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता है, वेल्थ इनइक्वालिटी